नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी देश व प्रदेशवासियों को संत रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान कुलदीप खटकर जी, असिस्टेंट एक्सियन HPGCL हरियाणा गवर्नमेंट। कुलदीप जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर। सबसे पहले तो मैं वेद प्रकाश जी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूवर्स को और आपको इस नई पारी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और सत्य की पराकाष्ठा की कसौटी पर आपका चैनल खरा उतरे और दिग दिगांतर तक जितनी भी ऊंचाइयां इस फील्ड में अर्जित की जा सकती हैं, आप उन ऊंचाइयों को छुएं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद कुलदीप खटकर जी। आज का जो दर्शकों इंटरव्यू है अपने आप में विशेष है। उसका एक कारण है कुलदीप जी की यात्रा, बचपन से लेके अब तक की यात्रा जो उनकी रही है। कक्षा पहली से लेके ग्रेजुएशन की, इंजीनियरिंग की यात्रा, फिर BTech, MTech और फिर लॉ में भी उत्कृष्टता के बिंदु को छूना, ऐसी इनकी एक विधा रही है। हर क्षेत्र में प्रथम पोजीशन रही है। तो इसलिए जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं युवा, उनके लिए निश्चित तौर पर ये एक प्रेरणा का काम करेगा। और कुलदीप जी के माध्यम से जानते हैं उनकी इस यात्रा के बारे में। कुलदीप जी, आपने बचपन से लेकर अब तक हर क्षेत्र में प्रथम स्थान अर्जित किया है। तो जो युवा पढ़ाई के क्षेत्र में अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जितना वेद प्रकाश जी मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, पता नहीं मैं उस लायक हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन ये सत्य है कि जैसे मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है यहाँ पर रोहतक रोड पर एक उपकार हाई स्कूल होता था। वो मेरे पिताजी के दोस्त होते थे, श्री धर्मपाल जी रेड्डू उसके हेडमास्टर थे। वो बाद में मेरे को पता लगा कि वो मान्यता प्राप्त ही नहीं है वो स्कूल तो मेरी 5वीं तक की शिक्षा वहाँ पर हुई है। फिर 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक 94 से 99 गोपाल विद्या मंदिर उच्च विद्यालय, उस टाइम तो उच्च विद्यालय था, वो सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया है, वहाँ का मैं छात्र रहा हूँ। उसके पश्चात DN कॉलेज हिसार होता था जी, दयानंद कॉलेज हिसार। उस टाइम कॉलेज में आपकी +1 और +2 होती थी। तो हमारी पूरी क्लास 58 स्टूडेंट की क्लास में से हम 2 बच्चे बाहर गए थे। मैं DN कॉलेज हिसार गया था और एक मेरा मित्र है नरेश भारद्वाज, वो गीता स्कूल कुरुक्षेत्र में गया था। जी। मैं बहुत रोया था कि भाई मुझे अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि मोस्टली जो मेरे क्लासमेट थे वो यहाँ पे हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल या SD स्कूल, यहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया था। लेकिन मेरे पिताजी ने बड़ा ही सख्त कदम उठाया कि भाई तूने पढ़ना हो तो वहाँ चला जा, और नहीं तो अपना रहने दे, पढ़ाई नहीं करनी। मैं ये कहता हूँ कि जीवन का वो पड़ाव जिसको कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट, वहाँ पे पढ़ना मेरे जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा जी। और वहाँ से जब मैं पढ़ा तो हमारे टीचर होते थे PL गुप्ता जी, पन्नालाल गुप्ता जी, फिजिक्स पढ़ाते थे हमें जी। मिस्टर MS मलिक, मंगल सेन मलिक, उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई, और मिस्टर ML बहल, मोहनलाल बहल जी ने हमें मैथमेटिक्स पढ़ाया जी। वहाँ जो उन्होंने पढ़ाया जी, उनका तरीका मतलब इतना सरल कह लो आप उनको। मैं जैसे हिंदी मीडियम के छात्र थे हम, 9th 10th में सिर्फ इंग्लिश और साइंस मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ी। तो वहाँ पढ़ने के बाद फिर मेरा इंजीनियरिंग में यहाँ फिर से जींद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया जी। आप मानोगे नहीं, इतने फंडामेंटल क्लियर हुए। मतलब देखिए, पढ़ाई में से तो शुरू से ही ठीक थे, जैसे वेद प्रकाश जी कह रहे हैं, ठीक है कि हमेशा ही प्रथम पोजीशन, हाँ ठीक है, मतलब लेकिन वो जो पढ़ने का एक आनंद उत्पन्न हुआ ना कि भाई पढ़ा कैसे जाता है, वो वहाँ पे DN कॉलेज में मेरे को वो आशीर्वाद मिला जी। और जो एक जो ये कह रहे हैं कि भाई प्रथम आना कोई इतना विशेषकर नहीं माना जाता। आप फर्स्ट आ जाते हो, लेकिन उस फर्स्ट पोजीशन को कायम रखना ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और मैं आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि मैं कभी भी फर्स्ट आने के लिए नहीं पढ़ा। हाँ, ये जरूर है कि मैं पढ़ता थोड़ा था कि भी पेपर में कभी कोई ऐसा एग्जाम जिसमें मैं अपीयर हुआ हूँ, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि भी मेरे को 5 नंबर का भी क्वेश्चन मुझे आता नहीं था।
मतलब पूरा आपका पूरा सिलेबस कवर करना, ये शुरू से ही मेरी आदत रही जी। और एक इसी उसको मैं कह सकता हूँ कि भाई जैसे हमारे सेमेस्टर्स इवन ओड में बिल्कुल भरपूर गर्मी होती थी जून जुलाई में, जब हमारे गर्मियों के एग्जाम होते थे, और जब सर्दी होती थी दिसंबर और जनवरी जी, तो जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल पीक पे। तो हमारे जो मैंने बताया कि हमारे मैथमेटिक्स वाले टीचर थे बहल साहब, वो ये कहते थे कि बेटे पढ़ने का मन किसी का नहीं करता, मन मार के पढ़ना पड़ता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो मन मार के कह लो आप या मन लगा के कह लो, मतलब पढ़ाई में जब जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो लव स्टोरी हो चाहे देशभक्ति हो, आपके अंदर एक अलग सी भावना पैदा होती है, जिस तरह का मूवी का सीन होता है वैसे आप हो जाते हो। जी जी। तो अगर वही आनंद आपको अपनी पढ़ाई में जी, या आप सपोज करो मित्रता में, जिस भी चीज़ में, जैसे कृष्ण सुदामा की मित्रता बहुत ही बहुत सुंदर है, उससे अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा उदाहरण कुछ नहीं दे सकते हम। जी जी। तो जिस चीज़ में अगर आप दिल लगाने लग जाओ ना, तो फिर उसमें आपको फर्स्ट सेकंड ये मैटर नहीं करता कि आप क्या रहे हो, अपने आप ही आप ऑटोमेटिकली फर्स्ट आ जाओगे। जी जी जी। और इस पढ़ाई के पीछे का सबसे बड़ा श्रेय मैं मेरी माँ को दूंगा जी। क्या बात है। क्योंकि मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ थे और वो लेकिन मतलब उंगलियों पे हिसाब कर देते थे, अनपढ़ होते हुए भी। भाई दूध का बिल है, बिजली का बिल है, या कोई भी किसी का हिसाब करता था, किराने वाले का। तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि भाई अनपढ़ होने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो उनको पता भी नहीं था जब हम छोटे थे, जैसे तो डंडा लेके ऐसे सीढ़ी में बैठे रहते थे, भाई मुझे नहीं पता, काम पूरा करो। क्या बात है। तो आज वो हमारे साथ नहीं है। 2011 में हृदय गति रुकने की वजह से वो हमारा साथ छोड़ गए। जहाँ भी हैं उसका पूरा श्रेय मैं मेरी माताजी को दूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी की ड्यूटी बड़ी टफ होती थी जी। ही हैज़ बीन रिटायर्ड एज लैंड वैल्यूएशन ऑफिसर फ्रॉम लैंड मॉर्गेज बैंक जी। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बैंकिंग सेक्टर वाले जी। तो जब भी फसल कटती थी, या तो गर्मियों में कटती है, रबी या खरीफ जो भी फसल होती थी, जी जी जी। या सर्दियों में, तो उसकी रिकवरी के लिए उनको जाना पड़ता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि हमारे उठने से पहले वो जा चुके होते थे, और जब वो आते थे हम सो चुके होते थे। तो आप मान के चलो कि मतलब पूरा का पूरा श्रेय मैं मेरी माँ को दूंगा। इस जो भी हम दोनों भाई हैं, मेरा छोटा भाई है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मिस्टर सुरेंद्र खटकड़, एंड ही इज़ वर्किंग एज अकाउंट ऑफिसर इन HV पेनल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जी। तो उनका सिर्फ एक ही सपना था कि भाई मेरे दोनों बेटे अफसर लगे जी। तो उनके आशीर्वाद स्वरूप आज हम दोनों अफसर हैं जी। जैसे ये विषय आपने अभी बताया, लेकिन मेरे दिमाग में पहले से था। आप जब HPGCL में बतौर SDO आप सिलेक्ट हुए, उसके बाद आपने कंटिन्यू पानीपत थर्मल में भी सेवाएं दी, खेदड़ में भी सेवाएं दी, और बार बार आपके मन में एक माताजी का एक शब्द गूंजता था कि बेटा एक अफसर बनना है। तो अफसर की परिभाषा आपको लगता है कि अफसर सिर्फ SDO लगना ही अफसर नहीं है, और कुलदीप जी की अपने मन की इच्छा थी, अफसर ये जुडिशरी लाइन को ही अफसरी समझते हैं, और उसके लिए इन्होंने वहाँ जॉब करते करते LLB की, उसके बाद LLM भी की, और फिर जुडिशरी के लिए भी प्रिपरेशन की। उसके बारे में थोड़ा आप बताइए दर्शकों को। 2008 में 28 जुलाई 2008 को मेरी ज्वाइनिंग हुई जी HPGCL में। उस टाइम मैं NIT कुरुक्षेत्र से MTech के 3rd सेमेस्टर में अपीयर हो रहा था जी। तो किसी कारणवश मेरी MTech पूरी नहीं हो पाई जी। मैं दोनों सेमेस्टरों में वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था, और 9 अप्रैल 2013 को 50 साल हुए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, कह लो, या NIT कुरुक्षेत्र के उस संस्थान के जी। तो उस समय के जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी थे प्रणब मुखर्जी जी, उनका कन्वोकेशन हुआ जी। और मतलब अगर मेरी MTech पूरी होती तो उस कन्वोकेशन में मुझे गोल्ड मेडल मिलना था, वेद प्रकाश जी। तो मतलब वो मेरे को मतलब इतना कुंठा थी मेरे मन में कि मैं मतलब नहीं उस गोल्ड मेडल की नहीं कि भाई मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूँ, वो मिसिंग, हाँ वो हो गया। तो वो एक टीस थी। तो 31 जुलाई 2013 को मैंने इवनिंग सेशन में CR लॉ कॉलेज हिसार में अपने आप को एनरोल करवाया। उस टाइम ये स्पेशल ही जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो इवनिंग कक्षा के माध्यम से आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम था तो उसके तहत हमने अपने आप को एनरोल करवाया और 2016 में मैंने LLB कंप्लीट किया और फिर डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के तहत
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 17-18 में मैंने LLM की डिग्री प्राप्त की। जी जी जी। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि आज तक मैं जिस भी संस्थान से उत्तीर्ण हुआ हूं उस संस्थान का वो स्टेटस नहीं रहा है। जैसे मैं उपकार हाई स्कूल से पढ़ा तो मेरे निकलते ही उपकार हाई स्कूल बंद हो गया जी। अच्छे जी। फिर गोपाल विद्या मंदिर में पढ़े हम, वो उच्च विद्यालय होता था, फिर वो सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया और हरियाणा बोर्ड से CBSE में कन्वर्ट हो गया। DN कॉलेज में मैंने +1 +2 करी, मतलब हमारा लास्ट बैच था जो कॉलेज के बाद +2 +1 बंद होगी उसमें। बंद हो गई। उसके बाद फिर मैंने जींद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से हमारा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। तो उस जो हमारा टेन्योर था, ऐसा शायद ही कोई सेमेस्टर हो जिसमें हम यूनिवर्सिटी में पोजीशन ना लाते हो। हाँ, 3 बार तो मेरी खुद की है जी। यूनिवर्सिटी टॉपर रहे हैं। तो उसके बाद वो कॉलेज की एफिलिएशन खत्म हो गई जी। फिर M.Tech में जिस रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन से मैं M.Tech कर रहा था जी, मेरे निकलते ही वो ब्रांच उन्होंने ख़त्म कर दी जी। फिर इवनिंग में LLB किया। 2019 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इवनिंग सेशन बंद कर दिया जी। फिर जो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से LLM किया था वो डिस्टेंस वाला प्रोग्राम भी बंद कर दिया। तो मेरे कई दोस्त मजाक करते हैं कि भाई तू अपना जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, तू HPCL को छोड़ेगा तो हमारा ना मैं बंद करवा दिया। संभावनाएं तो नजर आती है भाई जिस प्रकार से चल रहा है। थोड़ा लाइटर साइड है लेकिन ऐसा है। जी जी। मैं कहूँगा भगवान भाई ऐसा तो ना करे खैर, लेकिन अब जो है वो है। मैंने आपको मतलब पूरी सच्चाई बताई है बिना किसी उसके इफेक्ट बट के। जी। तो कुलदीप जी, आपकी बहुत इंटरेस्टिंग यात्रा रही है। इसके अलावा आपने कुछ समय इंडस्ट्री में द स्टार वायर जो एक बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तैयार होती थी शायद फरीदाबाद में, उस एक्सपीरियंस को साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। 19 जुलाई 2006 को हमारा लास्ट एग्ज़ाम था जी B.Tech का। एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद अगले ही दिन हम गुड़गांव के लिए प्रस्थान कर गए। वहाँ पे 1 महीना हम रहे। पटेल नगर है बिल्कुल बस स्टैंड के बैक साइड में। तो वहाँ पे कुछ दिन मैंने कार्य किया। SMS सिग्मा मोल्ड्स एंड स्टैंपिंग्स प्राइवेट कंपनी थी वो मानेसर में जी। तो फिर जैसे आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर देते हो साइट पे, डिफरेंट साइट से आपको कॉल आती थी। तो भगवान की ऐसी मेहर रही, मैं जहाँ भी जाता था मेरा सिलेक्शन हो जाता था जी। तो उसके बाद स्टार वायर इंडिया लिमिटेड फरीदाबाद से मेरे को इंटरव्यू की कॉल आई और 25 दिसंबर 2006 को मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया जी। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो हमारे डिफेंस व्हीकल्स होते हैं, हमारे जो सरकार को हम सप्लाई करते हैं जी, वो वहाँ पे तैयार किए जाते थे ऑन स्पेशल डिमांड जी। तो एक देशभक्ति के जज्बा कह लीजिए या जो भी आप कहें। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ ज्वाइन किया। 8 महीने मैंने वहाँ जॉब करी जी। लेकिन मतलब उस टाइम सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मतलब 12,058 रुपये मेरी सैलरी थी। इतनी कम नहीं थी, अच्छी सैलरी में माना जाता था उस टाइम ये स्केल। लेकिन मन में एक वो थी कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, मतलब जो मैं चाह रहा हूँ भाई इतनी पढ़ाई करी है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी, चाहे आप मेरी साइड से ले लीजिए या चाहे कंपनी की साइड से। फिर उसके बाद वहीं रहते रहते NIT M.Tech के फॉर्म निकले तो मैंने वो अप्लाई किया और 25 अगस्त 2007 को मैंने NIT में सेकंड काउंसलिंग में मेरा फर्स्ट एडमिशन था जी। मतलब सबसे पहले मेरा एडमिशन हुआ था, जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे आए थे वहाँ पे एडमिशन लिया। दोनों सेमेस्टर वहाँ पे प्रथम श्रेणी में और प्रथम स्थान करके प्राप्त किया मैंने जी। और इन बिटवीन मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जी। तो मेरा बचपन से ही सपना था, एक हमारे टीचर होते थे सत्यवान शर्मा जी जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे 8th क्लास में। तो जब 8th क्लास में उन्होंने 58 बच्चों की क्लास में ऐसे पूछा कि भाई तुम में से प्रोफेसर कौन बनना चाहता है जी। तो हम 3 बंदों ने हाथ उठाया था जी। एक नरेश भारद्वाज जो आजकल एयर फोर्स में है जी, एक मिस्टर जयवीर है वो मेडिकल लाइन में है, और तीसरा मैं जी। तो मेरे को कहीं ना कहीं वो बचपन से ही दिल में ऐसे बैठ गई थी कि बात की भाई सर को बोला हुआ वो वायदा मैंने पूरा करना है, इसीलिए मैंने M.Tech में एडमिशन भी लिया था जी। लेकिन वो कहते हैं कि होने को जो मंजूर होता है वही होता है जी। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि भाई मैं ये पोस्ट ज्वाइन करूं, लेकिन पिताजी के कहने पर काफ़ी को कई बार काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं घर वालों के हिसाब से। हाँ, तो परिवार के लिए कह लीजिए, आप उनके मान सम्मान के लिए कह लीजिए, फिर मैंने ये जॉब ज्वाइन करी जी। हाँ जी। कुलदीप जी की जो यात्रा है, वास्तव में इन्होंने इस यात्रा का पूरा आनंद उठाया है और बचपन से लेके
अब तक की यात्रा, अब भी ये बहुत फ़नी नेचर के हैं, बहुत मिलनसार हैं, बहुत जो एक शब्द कहा था नहीं कृष्ण सुदामा की दोस्ती, वो इनमें जज्बा है। जिसके साथ मित्रता कर ली उसको बतौर कृष्ण के रूप में ये उस मित्रता को निभाते हैं। तो क्योंकि शेर व शायरी भी अच्छी करते हैं, लिख भी अच्छा लेते हैं, तो इंटरव्यू को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर ये इंटरव्यू अनेकों युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा। हमारे दर्शकों के लिए संदेश आप दें प्लीज़। देखिए, जहाँ तक वेद प्रकाश जी ने मित्रता की बात कही, ये मेरे स्वभाव में है कि या तो मैं किसी से मित्रता करता नहीं हूँ, और करता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने मेरी साइड से कभी किसी के साथ मित्रता ख़त्म नहीं करी जी। अगला ही कोई छोड़ के चला जाए तो चला जाए जी। और उस मित्रता को निभाने के लिए जितना सामर्थ्य या जितना सक्षम मैं हूँ, मैं अपना 100% देता हूँ उसके लिए। उसके बावजूद अगर किसी को यूँ लगता है कि भाई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं हो रही, देखिए वो कहते हैं, जैसे हरियाणा में कहा जाता है कि भाई अब हनुमान तो है नहीं कि भी छाती चीर के दिखा दें कि आपकी तस्वीर हमारे अंदर है। जी, जी, जी। बाकी अगर कोई ऐसा प्रोसेस है, अगर ऐसा दिखा पाए तो वो तस्वीर भी मिलेगी आपको। ये मैं मतलब पक्का, ये तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें दिखेंगी, पक्का दिखेंगी जी, पक्का दिखेंगी। और जैसे अब 38 साल के हो गए हम इस सफ़र में, आज तक मुझे तो जी मतलब इसमें मैं कोई अपना ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं ही बहुत वो हूँ, मतलब मुझे अभी तक तो कोई टक्कर का योद्धा मिला नहीं कि भाई मतलब जो जैसे मन के भाव को, मतलब देखिए दोस्ती क्या होती है कि आपको बिना कहे समझ में आ जाए कि आपका दोस्त को आपकी ज़रूरत है। क्या बात है, उसकी फीलिंग को आप समझ। बिल्कुल, क्या बात, मतलब कह के, जैसे कहते हैं भाई कहे पाछा करा तो के करा, है ना, तो वो तो करना ना करना कह लो, या आप उसका श्रेय ले जाओ भाई मैंने ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, वो मैटर नहीं करता। जी जी जी। तो अगर मानूं तो मतलब अभी तक जो है सिर्फ एक इंसान ऐसे मिले हैं, वो भी मैं मेरी साइड से कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है, पता नहीं उनकी साइड से मैं हूँ कि नहीं हूँ, जी जी, कि जहाँ तक लग रहा है कि हमारी फ्रिक्वेंसी इतनी मैच होती है कि बहुत बार हम सेम बात बोल देते हैं। हाँ, सिंक्रोनाइजेशन कह लीजिए आप, HPGCL की लैंग्वेज बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल आप कैसे, जैसे हम फ्रीक्वेंसी जब हम प्लांट को लाइट अप से सिंक्रोनाइज की तरफ करते हैं तो मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके ही वो ग्रिड के साथ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होगी, तभी आपका स्मूथ चलता है सिस्टम। तो सिर्फ एक इंसान अभी ऐसा है कि जिसको मुझे लगता है कि भाई उसके साथ मेरी सिंक्रोनाइजेशन अच्छी है। जी जी जी। हाँ, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कहते हैं कि नज़र लग जाती है और वो मैं करना नहीं चाहूँगा। जी, जी, जी। और जैसे जहाँ तक आपने शेर व शायरी की बात कही जी। तो उनके लिए मैं एक शेर बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जी जी। कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, क्या बात है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, क्या बात, तुझसे मिलकर भी मेरी उदासी कम नहीं हो रही, तो तू सोच तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, दिल को छू लिया। बस ये थोड़ा जब भी समय मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी हमारे राष्ट्रीय उत्सव हो, जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, कई बार सेफ्टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, या कोई भी रिटायरमेंट का फंक्शन होता है, तो परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से मुझे मौका दिया जाता है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जहां तक संभव हो सके मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाऊं। जी कुलदीप जी, जैसा दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं और उनके लिए एक ऊर्जावान इंटरव्यू के रूप में आज का ये जो समय है उनके लिए इंस्पायरेशनल रहने वाला है, तो आपने उस दोस्त के बारे में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मेरा टारगेट जो युवा इस इंटरव्यू को देखेंगे उनके लिए कोई शेर ऐसा कि वो उनके जीवन की दिशा और दशा को बदल दे। देखिए, शेर के माध्यम से तो मैं क्या कहूँ कि जैसे 2 पंक्तियाँ कहूँगा मैं देशभक्ति की, आप इनको कह सकते हैं कि भाई जिंदगी में मुकद्दर से ये पैगाम आता है जी, जब लहू वतन का वतन के काम आता है जी। ये आप इसको सिर्फ देशभक्ति की प्रेरणा से ना देखें, मतलब आप जिस भी फील्ड में हैं, मैं कह रहा हूँ अगर आप सपोज करो आप एक क्लास 4th वर्कर ही हैं और आपको सफाई का काम करना है, अगर आप उस सफाई के काम को भी पूरी तन्मयता, लगन और मेहनत से कर रहे हैं तो आप अपना कंट्रीब्यूशन 100% दे रहे हैं, वो भी देशभक्ति है जी। ये नहीं कि आप जाके वहाँ पे आपने लड़ाई करनी है फ्रंट पे तो ही देशभक्ति होती है। जैसे हम जब बचपन में सिखाए जाते थे कि भाई एकता में बल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पंच परमेश्वर कह लीजिए आप, तो जो ये शब्द हैं ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, वफादारी,
अगर इन चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो वो कहते हैं कि भाई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। देखिए, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आपका दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय में कोई कमी नहीं है ना, तो लेटर और सूनर आपको वो पक्का मिलेगा। जैसे गीता में भी कहा गया है कि भी कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है। जी, आप अपना कर्म करते रहिए, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो अपने आप मिलेगा। क्या बात। आप मतलब किसी अपेक्षा में मत रखें कि भाई मैं ये करूंगा तो वो मुझे मिलेगा। आप कर्म करते चलिए, वो इतना देगा दाता, आप मतलब संभालने के लिए आपको कम पड़ जाएगा। ये पक्का है जी, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। और मैं अपनी ज़िंदगी को मतलब पूरा जीता जागता उदाहरण कह सकते हो आप। मतलब भगवान की दया से जो मैंने आज तक चाहा है भगवान ने दिया है जी। लेकिन ये है कि आपके प्रयास सही दिशा में होने चाहिए। जी जी जी। देखिए दर्शकों, रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि किसी भी क्षेत्र के उत्कृष्ट व्यक्ति को चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में लेकर आना, उनसे अन्य विभाग, अन्य कर्मचारी प्रेरणा लें, इस प्रकार का एक उद्देश्य है रिवॉल्यूशन इंडिया का। और उसी के निमित्त आज हम कुलदीप खटखड़ जी से उनकी इस यात्रा को समझ रहे थे, जान रहे थे, और खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस करता है आपके साथ इस बिताए हुए समय को। महसूस करता है कि वास्तव में आपसे अनेकों लोग प्रेरणा लेंगे और निश्चित तौर पर फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से आप सबको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।